मॉर्निंग बच्चों। आज अपन प्लेटो की दूसरी अवधारणा दार्शनिक राजा के बारे में बात करेंगे। पूर्व में अपन ने जो उसकी शिक्षा योजना पढ़ी थी उसका मैं कहूँ महत्वपूर्ण, मुख्य, अहम और अंतिम उद्देश्य यदि कुछ था तो वह था दार्शनिक राजा का निर्माण करना। हमने बार बार उस शिक्षा योजना में यह पढ़ा कि उसने जो 6 से 50 वर्ष तक की शिक्षा योजना रखी थी उसका एकमात्र अंतिम उद्देश्य दार्शनिक शासक का निर्माण करना ही था। वो बार बार अपन ने उस शिक्षा योजना में विशेषताओं में, उद्देश्यों में आदि में पढ़ा। उसी दार्शनिक शासक के बारे में आज अपन पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि प्लेटो का मानना था कि जब तक कोई दार्शनिक राजा नहीं होगा और प्रत्येक राजा यदि दार्शनिक नहीं होगा तो आदर्श राज्य की स्थापना असंभव हो जाती है। अर्थात यदि आदर्श राज्य की स्थापना करनी है तो प्रत्येक राजा को दार्शनिक दृष्टिकोण, दार्शनिक सोच रखनी ही होगी, तभी वह उसके आदर्श राज्य की स्थापना करने में सफल होगा या उसका संचालन करने, उसका क्रियान्वयन करने में भी सफल होगा। इसके लिए ही उसने वह अपनी सुनियोजित शिक्षा प्रणाली रखी थी, जिसके द्वारा या जिसके अंत में वह विवेक प्रधान व्यक्तियों, जिसको वह संरक्षक वर्ग नाम देता है, में से एक सर्वश्रेष्ठ विवेकशील बुद्धिमान व्यक्ति को दार्शनिक राजा बनाने की पैरवी करता है या बनाने का समर्थन करता है। प्लेटो ने अपने दार्शनिक राजा में, जो कि उसके आदर्श राज्य की बागडोर संभालने वाला है, बट ऑब्वियस कि कुछ विशेष आदर्श मूल्य गुण चाहे ही होंगे या बताए ही होंगे, तो प्लेटो ने अपने दार्शनिक शासक में जो प्रमुख गुण होने चाहिए उसकी बात कही। वो इस प्रकार से है, या ये गुण किसी भी दार्शनिक शासक में अत्यावश्यक, अनिवार्य बताए, और जो इस प्रकार से हैं कि दार्शनिक शासक विवेकशील, सत्य और न्याय के प्रति निष्ठा रखने वाला, निस्वार्थी, आत्मानुशासित, आत्मसंयमित, उदार हृदय वाला आदि आदि गुणों से परिपूर्ण होना ही चाहिए। उपरोक्त गुणों के बाद प्लेटो अपने दार्शनिक राजा के कुछ कर्तव्य भी बताता है, जो वह उसके आदर्श राज्य में आवश्यक रूप से संपादित करेगा। पहला कर्तव्य वह बताता है कि राज्य में प्रत्येक नागरिक वर्गानुसार सौंपे गए कार्यों का निर्वहन भली भांति कर रहे हैं, इसको देखना, अर्थात न्याय को सुनिश्चित करना। इसको वह न्याय की परिभाषा देता है, जब प्रत्येक वर्ग अपने अपने कार्यक्षेत्र में रहते हुए अपने अपने कामों का संपादन करेगा। दूसरा जो कर्तव्य प्लेटो बताता है दार्शनिक राजा का, वह यह बताता है कि भावी दार्शनिकों के निर्माण को ध्यान में रखते हुए राजा राज्य में अनैतिक तत्वों और गतिविधियों पर भी अंकुश लगाएगा या उन पर नियंत्रण लगाएगा या उनको पनपने नहीं देगा। तीसरा कर्तव्य बताता है राज्य में धार्मिक विश्वासों को भी नियंत्रित करेगा, अर्थात धर्म के क्षेत्र में प्रचलित होने वाले परंपराएं, पाखंड और अंधविश्वासों को वह विस्तार नहीं होने देगा। चौथा कर्तव्य जो प्लेटो अपने दार्शनिक राजा का बताता है वह है कि राजा अपने राज्य में धन संपत्ति, या दूसरे शब्दों में कहे तो आर्थिक समता को पूरी तरह से मेंटेन रखने का कार्य भी करेगा। अब बात करते हैं, क्योंकि प्लेटो अपने उस दार्शनिक शासक को अपने आदर्श राज्य की बागडोर संभालने वाला था, ऐसे में वह उसको कुछ विशेषाधिकार भी देता है। उसने अपने दार्शनिक शासक को 2 विशेषाधिकार प्रदान किए। पहला कानून के नियंत्रण से मुक्ति और दूसरा जनमत के नियंत्रण से मुक्ति। कानून के नियंत्रण से मुक्ति का तात्पर्य है कि राजा पर किसी भी प्रकार का कानून लागू नहीं होगा, वो किसी भी प्रकार के कानून के दायरे में नहीं आएगा। और दूसरा जनमत पर नियंत्रण का मतलब
कि प्लेटो का मानना था कि जनता प्रकृति से ही भावुक होती है, उसकी सोच भी अस्थायी सी होती है और एक सीमा तक वह स्वार्थी भी होती है। ऐसे में जनमत का किसी भी प्रकार का दबाव या प्रभाव राजा पर पड़ेगा तो वह राजा आदर्श राज्य का संचालन करने में सफल नहीं हो पाएगा, ऐसा प्लेटो को लगता था। उपरोक्त विशेषाधिकार देने का यह तात्पर्य कतई नहीं था कि प्लेटो अपने दार्शनिक शासक को निरंकुश बनाना चाहता था या बेहिसाब असीमित शक्तियाँ उसको प्रदान कर रहा था। उसको वह निरंकुश नहीं हो, इसके लिए उसने अपने दार्शनिक शासक पर कुछ प्रतिबंधों की भी व्यवस्था की, जो पढ़ने में और देखने में आपको लगेंगे कि प्रतिबंध नहीं है, परंतु जब आप गौर से देखेंगे या समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उपरोक्त सीमाएं ही उसको निरंकुश होने से प्रतिबंधित कर रही थी या रोक रही थी। प्लेटो द्वारा निम्नांकित प्रतिबंध अपने राजा पर लगाए गए थे या रखे गए थे। पहला था कि राज्य में धन, अनावश्यक धन जो आएगा उसको और निर्धनता के प्रवेश को वो रोकेगा। दूसरा जो प्रतिबंध प्लेटो अपने दार्शनिक शासक पर, राजा पर लगाता है, वह है कि वह यह भी देखेगा कि न तो उसके राज्य की सीमाओं में किसी भी प्रकार की कमी आए और न ही वृद्धि हो, अर्थात न तो वह किसी दूसरे राज्य को अपने राज्य की सीमाओं से छेड़छाड़ करने देगा और न ही स्वयं, चूँकि वह आदर्श राज्य का शासक है, दूसरे राज्य की सीमाओं में छेड़छाड़ करेगा। और तीसरा जो प्रतिबंध प्लेटो अपने दार्शनिक शासक पर लगाता है वह है राज्य में न्याय की स्थापना करना, और जो उसने एक शिक्षा योजना प्रस्तुत की थी उसका भली भांति सफलतापूर्वक क्रियान्वयन हो, इसको भी वह देखेगा। उपरोक्त तीनों प्रतिबंध आवश्यक रूप से प्लेटो अपने दार्शनिक शासक पर लगाता है और ये तीनों प्रतिबंध ही उसको निरंकुश होने से सीमित करते हैं या रोकने वाले थे, ऐसा प्लेटो को लगता था। अब बात करते हैं प्लेटो के इस दार्शनिक शासक की अवधारणा की आलोचना की। कई आलोचकों ने प्लेटो के इस दार्शनिक शासक यानी दार्शनिक राजा की अवधारणा की आलोचना इस प्रकार से की है। पहली जो आलोचना आलोचक करते हैं वो ये कहते हैं कि निरंकुश शासन का मार्ग प्रशस्त करना। प्लेटो अपनी इस दार्शनिक शासक की अवधारणा से एक निरंकुश शासक और शासन दोनों का मार्ग प्रशस्त करता है या दोनों को प्रस्तुत करता है, जो किसी भी आदर्श राज्य के लिए उचित नहीं कही जा सकती। वह अपने शासक को राज्य का सर्व सत्तावादी बनाता है, कानून से भी वह परे है, जनता से भी परे है। ऐसे में वह किस प्रकार से अपनी शक्तियों को उपभोग करते वक्त निरंकुश नहीं होगा, यह कहना बहुत ही मुश्किल है। दूसरी जो आलोचक करते हैं वो यह है कि प्लेटो की यह अवधारणा राज्य में रहने वाले नागरिकों की स्वतंत्रता और स्वविवेक पर पूरी तरह से नियंत्रण लगाती हैं, जो कि अन्यायपूर्ण है, क्योंकि वह सब कुछ अपने दार्शनिक शासक को ही प्रदत्त करता है। शासन की सारी व्यवस्था, उसकी शक्तियाँ, उसका सफल संचालन, नागरिक अपना कार्य अपने क्षेत्र में रहते हुए कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ऐसा करके प्लेटो पूरी तरह से नागरिकों की स्वतंत्रता और उनके स्वविवेक से कार्य करने की शक्ति के प्रति अन्याय करता है। तीसरी जो आलोचना आलोचकों ने की वह यह है कि वह यह अवधारणा पूरी तरह से प्रजातंत्र विरोधी है, अर्थात प्रजातंत्र का जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है समानता पर आधारित, उसकी यह अवधारणा पूरी तरह से विरोधी है या उसके एकदम विपरीत है, क्योंकि प्रजातंत्र में जनमत को मुख्यतः सत्ता का स्रोत माना जाता है, जबकि प्लेटो इसमें जनमत का कोई रोल अपने आदर्श राज्य में स्पष्ट नहीं कर रहा है। अगली जो आलोचना दार्शनिक शासक की यह कहते हुए
आलोचकों ने की है कि यह पूरी तरह से काल्पनिक और अव्यवहारिक अवधारणा है। काल्पनिक ऐसे कि चूंकि प्लेटो स्वयं एक दार्शनिक था और उसके मन में शासक बनने की जो दबी हुई इच्छा थी, उसके कारण ही, उसको पूरी करने के कारण ही उसने यह दार्शनिक शासक की अवधारणा को गढ़ा या रचा। अगली जो आलोचना आलोचक करते हैं वह यह कहते हुए करते हैं कि एक तरफ तो वह आदर्श राज्य की स्थापना करना चाहता है और दूसरी तरफ वह दार्शनिक शासक के लिए जो शासन हेतु आवश्यक तत्व होते हैं, जैसे वित्त, विधि, अर्थशास्त्र आदि सबकी जानकारी की अवहेलना करता है, जो किसी भी प्रकार से अनुचित या हर प्रकार से यह असंगतिपूर्ण प्रतीत होता है कि आदर्श राज्य का संचालक शासक को न तो वित्त की जानकारी है, न विधि की है और न ही अर्थशास्त्र की है। इस प्रकार फाइनली हम प्लेटो की इस दार्शनिक शासक की अवधारणा को जोवेट के शब्दों में इस प्रकार से लिख सकते हैं या बता सकते हैं कि प्लेटो का दार्शनिक राजा या तो भविष्य में बहुत दूर देखता है या अतीत में पीछे की ओर देखता है। वर्तमान की वास्तविकता से उसका कोई संबंध नहीं है। अंत में मैं ये कहना चाहूँगी कि प्लेटो के दार्शनिक राजा की अवधारणा की जो सबसे बड़ी आलोचना आलोचकों द्वारा यह की गई है, वह पापर ने जो लिखा है उसके शब्दों में कह सकते हैं कि स्वयं दार्शनिक होने के कारण उसमें शासक बनने की जो लालसा थी, उसके कारण ही उसने इस दार्शनिक राजा की अवधारणा को प्रस्तुत किया। तो बच्चों, आज अपन ने दार्शनिक शासक की अवधारणा को पूरा किया है। अब आगे जो अपन टॉपिक पढ़ेंगे वह है प्लेटो का न्याय। धन्यवाद।